Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss energy crisis and water crisis in Pakistan. This is basically an outline. टॉपिक ये था कि डायलामा ऑफ वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान मिक्स करके दे दिया. एनर्जी क्राइसिस अलग देख लें, वाटर क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस मिक्स करके दे दिए. इसकी इंटरकनेक्शन भी होना चाहिए आपस में. तो खैर सिंपल देखते हैं. इतना मतलब नॉर्मल टॉपिक है, इसमें कोई वो नहीं है. आपको नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके साथ कुछ फैक्ट्स फिगर्स पता होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस डायलामा इन पाकिस्तान क्या है. अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ द वाटर स्कार्सिटी पहले बताइए, फिर बताया एनर्जी क्वागमायर इन पाकिस्तान है क्या. आपकी अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ वाटर स्कार्सिटी क्या है यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ काफ़ी सारे फैक्ट्स फिगर्स के साथ. IMF रिपोर्ट 2018 ये बोलती है कि भाई पाकिस्तान इज थर्ड मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री. ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या कहती है, पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी. और UNDP की रिपोर्ट है, वो ये कहती है पाकिस्तान 2025 तक ड्राई अप कंट्री हो जाएगा. तो इस तरीके से वाटर की स्टैटिस्टिक्स बहुत अलार्मिंग हैं, अगर आप किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लें ऐसा कि या कोई भी इस तरीके से. अच्छा, एनर्जी का क्वागमायर क्या है, सर्कुलर डेप्थ क्रॉस हो गया, 2.5 ट्रिलियन से भी ऊपर चला गया अब तो. ठीक है, तो इट्स ह्यूज अमाउंट. एनर्जी क्राइसिस जो है वो पूरा आपका सर्कुलर डेप्थ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं. ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान. कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, वो देख लेते हैं. सिंपल है, वाटर वाली वीडियो भी मैंने अलग बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खैर आउटलाइन बना दी है. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वाटर शॉर्टेज. क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, वाटर स्टोरेज के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. यहाँ पे क्या फिगर्स दिए मैंने, पाकिस्तान स्टोर 10% ऑफ इट्स फ्लोइंग वाटर, सिर्फ 10% सिर्फ फ्लोइंग वाटर को स्टोर करता है आउट ऑफ 140 मिलियन एकड़. ये बात किसने बताई, एक्स चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल, जनरल मुजम्मिल है ना, एक्स रिटायर्ड जनरल. ठीक है, इस तरह के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान स्टोरेज कैपेसिटी 30 डेज है, इंडिया की 170 दिन और US की 500 डेज है. तो हमें इस चीज़ को भी इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, फिर आ जाते हैं लोअर रिपेरियन स्टेट इशूज़ एंड इंडियाज़ वायोलेशंस. अब यहाँ पे हमने ये आर्गूमेंट अपनी ज्योग्राफी वाली रखी है और इंडिया वाला फैक्टर लेके आए हैं कि इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन पाकिस्तान रिवर, जो कि वायोलेशन है किसकी, इंडस वाटर ट्रीटी की, जो 1960 में हुई थी. और तरवेला एंड मंगला वाटर रिड्यूस हो गया 20%. ठीक है, तो ये हो गया एक लोअर रिपेरियन वाला पॉइंट ऐड कर दिया कि क्यों वाटर क्राइसिस आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे. फिर आ जाता है वेस्टेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान. वेस्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में बिलिंग नहीं होती वाटर की. IMF रिपोर्ट 2018 के हिसाब से 4th हाईएस्ट वाटर यूजेज है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान 4th हाईएस्ट वाटर यूजेज के ऊपर आता है दुनिया के अंदर, इतना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं पाकिस्तानी. ठीक है, ज़ाहिर आबादी भी बहुत ज़्यादा है. इरसा की रिपोर्ट के हिसाब से 30 बिलियन वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड. आप अंदाज़ा कर लें कितना पानी वेस्ट होता है इरसा की रिपोर्ट के हिसाब से, देख लें. तो ये तीसरा फिगर स्टैटिस्टिक है कि क्यों एनर्जी क्राइसिस, क्यों वाटर क्राइसिस आता है पाकिस्तान के अंदर, या क्यों वाटर स्कार्सिटी है पाकिस्तान के अंदर. फिर आता है एग्रीकल्चर वाटर यूजेज एंड इनएडुकेट स्ट्रीम्स एंड कैनाल्स. यहाँ पे सीन ये है कि एग्रीकल्चर वाला पॉइंट हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर है, और वाटर जो हमारा फ्लड इरीगेशन के मसले हैं, फ्लड इरीगेशन के थ्रू हम उसको अपनी फसलों को पानी देते हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से ग्राउंड वाटर इन पाकिस्तान इज 70% एंड 95% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज यूज. सीन ये है कि पाकिस्तान ओवरऑल 70% अपना जो वाटर यूजेज अपनी पूरी करता है ना, वाटर रिक्वायरमेंट्स वो ग्राउंड वाटर से पूरी करता है, और 95% तो ग्राउंड वाटर आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है. तो इसकी वजह से ओवरऑल वाटर स्कर्सिटी हो रही है. सरफेस वाटर भी कम होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर भी बहुत कम होता जा रहा है, एग्रीकल्चर आपका यूजेज क्योंकि एफिशिएंट नहीं है. फिर आ जाता है डेप्थ ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान. वाटर मैनेजमेंट के तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना पाकिस्तान के अंदर, कोई डैम नहीं बनाया. सेठ वही जो चेयरमैन वाबडा ने यही बताया था कि पाकिस्तान ने इशू ऑफ वाटर मैनेजमेंट विच सॉइल एग्रीकल्चर. अब वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर वाटर मैनेजमेंट का बहुत मेजर इशू है. उन्होंने 3 चीज़ें हाईलाइट की थी, स्टोरेज का इशू, कंजर्वेशन का और मैनेजमेंट का इशू आया था. मैनेजमेंट के अंदर हम आगे जाके देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, किसकी केस स्टडी डाल सकते हैं, इसराइल की केस स्टडी हम आगे जाके देखते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है ये आपके हो गए कुछ रीजंस वाटर के. सही है, अब हम देख रहे हैं कि वाटर स्कार्सिटी हो गई. अब आगे देखते हैं कि एनर्जी क्राइसिस क्यों है पाकिस्तान के अंदर. वैसे तो सेपरेट वीडियोस बनी है, आप उनको जाकर तसल्ली से एक पूरा टॉपिक है इसके ऊपर देख सकते हैं, लेकिन चलें एक आउटलाइन कवर कर रहे हैं यहाँ पे. इश्यू ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन और बिलिंग हम कलेक्ट नहीं कर पाते. 10% डेफिसिट इन रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट के हिसाब से, कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता, लोग अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और बिल नहीं अदा करते. जब बिल नहीं अदा करेंगे तो किस तरीके से आपकी कलेक्शन होगी, कलेक्शन नहीं होगी तो सर्कुलर डेब्ट बढ़ता जाएगा. फिर आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस. ट्रांसमिशन लॉसेस हमारे 17% से भी ज़्यादा हैं. 10% होने चाहिए, लेकिन मतलब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे 17% ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं. फिर आ जाता है सर्कुलर डेप्ट एंड ऑयल डिपेंडेंसी आर क्रिपलिंग एनर्जी सेक्टर. सर्कुलर डेप्ट क्या फिगर्स देख लें, 2.5 ट्रिलियन से भी ऊपर चला गया, ट्रिलियन रुपीज़.
ठीक है, तो वो उसकी वजह से ऑयल डिपेंडेंसी इसमें फैक्टर आ जाता है। ऑयल डिपेंडेंसी की वजह से हम लोग का इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है तो हम कम से हमारे पास एक एनर्जी शॉर्टेज है, एनर्जी शॉर्टेज की वजह से आपकी एनर्जी का वो आ जाता है, क्राइसिस आ जाता है। फिर आ जाता है फ्लॉड एग्रीमेंट्स विद द IPPs एंड इन 1990s कि फ्लॉड एग्रीमेंट जो आपने किए उसकी वजह से ये वाला इशू आता है, जिसमें आप कैपेसिटी पेमेंट्स डॉलर में करते हैं और सारा उनको सिक्योरिटी देते हैं अगर आपने यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ टू ट्राइबल एरियाज़ एंड बलूचिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ जो हम देते हैं ट्राइबल एरियाज़ में, बलूचिस्तान वगैरह को, उनका फिक्स रेट होता है जो 4000 शायद वो पे करते हैं गवर्नमेंट को, 4000 रुपीज़ सिर्फ, जितना भी वो बिजली यूज़ कर लें उसे 4000 पे करते हैं। और काफ़ी सारे तो रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स होती नहीं है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है। फिर आ जाता है इनएफिशिएंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डिस्कोज। हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं एक तो उनकी वो इनएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, उनकी एक तो प्रोडक्शन नहीं है, उनके तो आपके गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रही, प्रोडक्टिविटी नहीं है उन लोगों की, सही है। फिर आप कुछ रेमेडियल मेजर्स देख लेते हैं, सिंपल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव मेड एन सेपरेट वीडियो ऑन दीज बोथ दीज टॉपिक्स। फिर आ जाता है रेमेडियल मेजर्स टू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, किस तरीके से आप वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नीड फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन फॉर द वाटर स्टोरेज, आपको क्या करना है, डैम्स बनाने हैं पाकिस्तान के अंदर। 13 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 11 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्लानिंग में। ये वही एक्स वापडा चेयरमैन ने बताया, उन्होंने बताया कि इसकी वजह से क्या होगा, 21 मिलियन एकड़ फीट वो स्टोर कर सकता है और कैपेसिटी 10% से 30% तक चली जाएगी हमारी, मतलब अच्छी बात है ये। फिर आ जाता है अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर पीपल टू कंजर्व वाटर, कंजर्वेशन करनी चाहिए वाटर की, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज लेके आनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अवेयरनेस लानी चाहिए, इसके ऊपर प्रोग्राम्स होने चाहिए। मीडिया को इसमें, मीडिया वाला पॉइंट अलग से हाईलाइट कर ले, मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए अपना वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करने के लिए। फिर वाटर मैनेजमेंट थ्रू कैनाल, स्ट्रीम्स एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर आप इसराइल की केस स्टडी बता सकते हैं। इसराइल एक वाटर सरप्लस कंट्री बना है, वाटर शॉर्टेज है उस मिडिल ईस्टर्न एरिया के अंदर, जॉर्डन रिवर से एक पानी उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया प्रॉपर तरीके से, और वाटर मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट केस स्टडी आती है इसराइल के अंदर। उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर भी आप इसमें केस स्टडी डाल सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ड्रिप इरीगेशन की इनोवेशन की और अपने एग्रीकल्चर, एक उनका याजेब रिवर एक है सहरा था, उसको भी उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर कर दिया उसके ऊपर, और पानी को भी इस तरीके से यूटिलाइज़ किया कि वाटर सरप्लस कंट्री बन गया है आपका इसराइल। फिर आ जाता है वाटर बिलिंग मैकेनिज्म एंड लिमिटेशंस ऑन द वाटर सप्लाई, वाटर को मीटर किया जाए, मीटर्ड वाटर करें ताकि आपका कम से कम यूज़ हो वाटर। फिर आ जाता है एडवांस एग्रीकल्चर मशीनरी फॉर द वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के ऊपर आपकी एडवांस मशीनरी होनी चाहिए जो कि उसको रिन्यूएबल करे पानी की। इसराइल का मैंने जैसे बताया ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, इनोवेशन सिस्टम, इसराइल का पूरा केस स्टडी आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त है वाटर मैनेजमेंट के अंदर। वैसे तो इजिप्ट की भी आती है लेकिन आप सिर्फ इसराइल भी देख लें तो बहुत है। फिर कुछ वे फॉरवर्ड देख लें एनर्जी क्राइसिस के पाकिस्तान में, सिंपल बता दिए यार क्योंकि ये मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हैं उसको। रिफॉर्म्स इन द रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर कंट्रोलिंग लाइन एंड ट्रांसमिशन लॉसेज, HVDC के ऊपर लेके जाएं, ट्रांसमिशन लॉसेज कम करें जो कि बहुत ज़्यादा है। इफेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू डिस्कोस, डिस्कोस की रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। सर्च फॉर द इंडिजीनियस फॉसल फ्यूल्स फॉर लेस डिपेंडेंसी, हम अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिजीनियस रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांजिशन करना चाहिए। बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस को हल करने के तरीके हो सकते हैं जो कि मैंने अलग वीडियो में बताए हैं, आप यहाँ पे कुछ नोट कर लें। तो दिस इज़ बेसिकली दी सिंपल आउटलाइन, अब आसान थी, आप सब कर सकते हैं इसको। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जैसे आपका तरीका ये होना चाहिए, जैसे मैं ये कोई भी चीज़ देख के नहीं लिखता हूँ, सही है, मैं सिर्फ टॉपिक उठाता हूँ रैंडम, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ रफ पेज पे और फ़ौरन उसके ऊपर आउटलाइन बनाता हूँ विदिन 30 मिनट्स, और अपना फैक्ट्स फिगर्स डेटा दिमाग से जाहिर है अलाइन करना पड़ता है क्योंकि अगर आप देख के रखेंगे तो पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं है और आपको पेपर में कोई नोट्स अवेलेबल कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो आपको याद ही कुछ नहीं आ रहा होता जब तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे अलग अलग आउटलाइंस की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।